हाँ, तो फिर एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, राजस्थान में वन्य जीव, कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, क्या कितने कितने कौन कौन से वन है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मज़ेदार है। कैसे कि बहुत कुछ नॉलेज बढ़ेगा यहाँ से क्वेश्चन आने का, कि कितने हमारे वन है, कहाँ पर है, किस ज़िले में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऐसे टॉपिक जो मैं आपके करवा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके इंटरव्यू वगैरह में भी, अगर लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से यहाँ से आते नहीं। जैसे कि अपने टॉपिक पहले जो किए थे, सबसे पहले शुरुआत अपने जनसंख्या से करी थी, ठीक है। तो जनसंख्या आप लोगों ने कर ली होगी, बहुत ही शानदार मैंने करवा दी है, ठीक है। उसके बाद में अपने शायद पशुधन लाइव स्टॉक किया था, उसके बाद में अपने परिवहन ट्रांसपोर्टेशन किया था, उसके बाद में अपने एग्रीकल्चर कृषि किया था, और पांचवा टॉपिक जो कल किया अपन ने वो भी कौन सा याद नहीं आ रहा। छठा टॉपिक आज ही हो जाएगा वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव अपन ने कर लिया। तो ये जितने भी 5-6 टॉपिक कंप्लीट होने जा रहे हैं, इनको डेली आपको रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक से बढ़ एक है। अब इसके बाद में उद्योग और कराऊंगा, ठीक, हाँ वो किया था ऊर्जा वाला किया था। ये 6 टॉपिक कंप्लीट है। अगला टॉपिक ये जल्दी आने वाला है जो कल मिलेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, एक पर डे एक टॉपिक कर लिया जाए तो सबसे बेस्ट है, इसको आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। और ये तो बहुत ही शानदार चैप्टर है, एक से बड़ा एक फैक्ट है, बड़े ध्यान से मेरे साथ के साथ उतारना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। पहला कि वनगणना कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, हेडिंग लगाओ वनगणना। तो वनगणना जो है वो यानी कि वनों की काउंट, कितने पेड़ है, कौन से पेड़ कहाँ पर मिलते हैं, वो सब। तो देखो, वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उसके द्वारा हमारे जो भारत के अंदर वनगणना की जाती है। हर वर्ष में 2 बार, मतलब साल में 2 बार की जाती है। और नवीनतम जो अभी तक तो 2021 के आंकड़े हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो 17वीं थी नवीनतम, जो 2021 में की गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आपकी यहीं से आएगा कि जो नवीनतम है, नवीनतम वनगणना कब, मतलब कितने नंबर की, तो आप कहते हैं 17वीं है, कब, तो 2021 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। फिर राजस्थान वन नीति, ध्यान रखना, हर किसी के लिए, मैंने कहा था ना, किसी वनों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी, सड़कों के लिए, चाहे रेलवे के लिए हो, चाहे पशुधन के लिए भी हो, उनमें एक पॉलिसी बनाई जाती है। और जो पॉलिसी बनाते हैं उसे राष्ट्रीय वन नीति अगले नामों से जानी जाती है, जिसके लिए पॉलिसी बनी उसके नाम से नीति हो जाती है। तो ये राजस्थान वन नीति हमने जारी की थी वनों के प्रोटेक्शन के लिए 18 फरवरी 2010 को। और ध्यान रखना, देश का पहला वन नीति जारी करने वाला राज्य बन गया राजस्थान, कब, 2010 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जितने भी पहला आता है ना, वो 100% छपता है, ठीक है। राजस्थान वन नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया 18 फरवरी 2010 को। और वैसे राजस्थान वन अधिनियम भी है 1953, ठीक, ध्यान है ना, ये भी ध्यान रखना, राजस्थान वन अधिनियम कब पारित किया गया, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट, वो कब, 1953, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। आगे कुछ फैक्ट है कि राजस्थान में अभिलेखित वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का इतना है। राजस्थान में वनावरण यानी कि वनों से आवरण, जो जहाँ पर वन है, वो 4.87% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। कुल भौगोलिक का मतलब है 34/39 साल की होगी, जो टोटल हमारा एरिया है 34, 34/39 वाला, बस उस एरिया में से 9.60% अभिलेखित वन है। और वनावरण है 4.87, वृक्षावरण है 2.5%, और वन प्लस वृक्ष दोनों, ठीक है, वन प्लस वृक्ष दोनों। अगर हम देखें जहाँ पर वन भी है, फॉरेस्ट भी है, और फॉरेस्ट आगे पढ़ाऊंगा कौन कौन से भी, मोटा मोटी डेटा है, वन प्लस वृक्ष दोनों का जो डेटा है वो आपके हैं 7.42%। ये डेटा आपको जरूर याद रखना है, सीधे सीधे नामों से ही क्वेश्चन आएगा, जो नाम है वही आएगा। और मैक्सिमम अगर वन देखें तो उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर मैक्सिमम वन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अपन थोड़े से अलग डेटा की, राजस्थान में मैक्सिमम वनों वाले जिले, अधिकतम वन किस जिले में है, तो सबसे पहला नाम आता है उदयपुर, और फिर आता है अलवर, ये तो संख्या में है। और मिनिमम संख्या वाले जिले राजस्थान में तो चूरू और हनुमानगढ़, ठीक है ना, यहाँ पर कम है। लेकिन परसेंटेज में, तो परसेंटेज में भी फर्स्ट उदयपुर आता है, लेकिन नंबर 2 पे जो कि अलवर था ना, वो अब प्रतापगढ़ आ जाता है, ठीक है। और मिनिमम परसेंटेज में, जो वैसे तो वो चूरू ही था मिनिमम भी, अब भी चूरू ही है, लेकिन नंबर 2 पे हनुमानगढ़ था ना, वहाँ पर जोधपुर आ जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना परसेंटेज के मामले में और संख्या के मामले में। उदयपुर हरा भरा उदयपुर है, वहाँ पर वनों की कोई कमी नहीं है। तो अगर एक याद रखो तो आपके तो एक से काम हो जाएगा। उदयपुर वनों की संख्या में भी सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज में भी सबसे ज़्यादा है। चूरू परसेंटेज में भी कम, संख्या में भी कम, क्योंकि सूखा है बेचारा, डेजर्ट, एकदम डेजर्ट तो नहीं, सूखा है, तो वहाँ पर ज़्यादा ये नहीं, हरियाली नहीं है। मैक्सिमम वनों में अगर वृद्धि होने वाले जिले अगर देखें
तो अजमेर और पाली में सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि हुई है, लेकिन कमी है वो जालोर और करौली के अंदर सबसे ज़्यादा कमी हुई है। ठीक है, ये भी फैक्ट है। आगे चले, राजस्थान में वैधानिक वन, वैधानिक मतलब कहते हैं ना कि जो कहते हैं ना कि संविधान के अकॉर्डिंग वैधानिक हो, मतलब जहाँ पर आप कोई कुछ कार्यवाही नहीं कर सकते, जहाँ पर आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो वैधानिक है। उनमें भी 3 तरह के होते हैं वैधानिक भी। वैधानिक में भी 3 तरह के होते हैं ABC। पहला आरक्षित वन है, वो है 37.5% कुल भौगोलिक क्षेत्र का, कुल भौगोलिक क्षेत्र का उदयपुर के अंदर मैक्सिमम है। संरक्षित वन जिनको बचा के रखना है वो 56.43% है, 12 के अंदर है। और अवर्गीकृत वन जिसको मतलब कैटेगराइज नहीं किया गया अभी, ठीक है, वो फिक्स सिर्फ अवर्गीकृत ही है, वो है 6.52%। ये सारे के सारे वैधानिक है, ठीक है ना। ऐसा मान लो कि ये मतलब लीगल है, लीगल वैधानिक है। दूसरा राजस्थान, ये तो ये अलग फैक्ट है, इसको भी साइड में लिख लेना कहीं पर, है ना। अभी थोड़ा सा मैं फैक्ट लिखाऊंगा, फिर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट आने वाला है। राजस्थान में वनावरण की मैं अगर बात करूं तो अति सघन वन, मतलब जहां पर बहुत घने वन है, लेकिन ऐसा मामला सिर्फ 0.02% ही अलवर का, जहां पर अति घन वन है, मतलब पेड़ से पेड़ अड़ा हुआ एकदम, वो 0.02% है। और जिला है अलवर मैक्सिमम, अति सघन वन है। सामान्य वन 1.27% है, मतलब हाँ ये भी अच्छे खासे ठीक है, वो उदयपुर में वन ही वन आपस में अड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब खुले वन जहाँ पे गैप ज़्यादा है वो 3.57% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का उदयपुर में। तो कुल मिला के वनावरण का अगर एक बात करें कि राजस्थान के अंदर वनावरण जो है वो मात्र 4.87% है कुल मिला के, बस, जिसमें अति सघन भी है, सामान्य भी है और खुले भी है। 4.87% राजस्थान वनावरण, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, आगे देखो झाड़ियाँ, झाड़ियाँ जानते हो, कंटीली झाड़ियाँ। झाड़ियों के अंदर कुल भौगोलिक क्षेत्र की झाड़ियाँ हैं 1.41%, जो कुल 100% है ना, उसका 1.41% पर एरिया में झाड़ियाँ भी है। ठीक है, जो कि 4808.5 किलोमीटर स्क्वायर ज़मीन को घेरती है। झाड़ियाँ भी बहुत सही रहती है, ठीक है ना। कुछ झाड़ियों से भी चारा भी होता है जो ये बकरियां वगैरह खाती है, और कुछ झाड़ियाँ भी और भी तरह काम आती है, मिट्टी कटाव के लिए भी काम आती है, और वृक्षों पेड़ पौधों में आती है। और मैक्सिमम झाड़ियाँ पूछे तो वह है पाली, और सबसे कम पूछे तो वह हनुमानगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम झाड़ियाँ पाली में और मिनिमम हनुमानगढ़ में। ठीक है, और ये छोटा सा फैक्ट है, वैसे थोड़े हाई लेवल की बातें, लेकिन राजस्थान की है। राजस्थान में कार्बन का स्टॉक है 110.77 मिलियन टन, और बांस क्षेत्र राजस्थान के अंदर है, वो इतने किलोमीटर स्क्वायर में बांस उगाया जाता है। बांस बहुत काम की चीज़ है। 1555 याद हो जाएगा ना, 1555 किलोमीटर स्क्वायर है जो राजस्थान में बांस का क्षेत्र है। और राजस्थान में कार्बन स्टॉक जो है वो 110.77 मिलियन टन है। ठीक है, ये भी फैक्ट है, सीधा याद कर लेना इसको। तो आगे आओ, ये बहुत यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन टपकता है, आता है। राजस्थान में वनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, वन कौन कौन से यहाँ पर, अपन यहाँ पर एक तो शुष्क सागवान वन है, शुष्क सागवान वन है। दूसरा उत्तरी उष्णकटिबंधीय है, आगे लेंगे, जिसको देखो एक बात का ध्यान रखना, उत्तरी उष्णकटिबंधीय वन या फिर शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन ये भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे एक वो जो अपना हरा भरा हमेशा सदाबहार रहता है वो पढ़ेंगे। तो देखो उत्तरी सागवान वन की मैं अगर बात करूँ, सॉरी हाँ शुष्क सागवान, उत्तरी नाम आ गया, शुष्क सागवान वन, ये कुल वन का 6.8% है। इसकी एक चीज़ याद रखनी है, शुष्क सागवान वन जो है कुल वनों का 6.86% के ऊपर शुष्क सागवान वन है। जितने भी वन है 100% उसका 6.86। दक्षिणी राजस्थान और हाडोती के अंदर बेसिकली शुष्क सागवान वन मिलते हैं। वर्षा इनको चाहिए बेसिकली 75 से 110 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए शुष्क सागवान वनों में। और सबसे मेन जो है सागवान, 100% याद कर लेना। वैसे तो सागवान, टीक, गुल्लर, आम और महुआ ये सारे इस शुष्क सागवान वनों के एग्जाम्पल है। मतलब इनमें कौन कौन से जो है पेड़ पौधे आते हैं, तो वह सागवान, टीक, गुल्लर, आम और महुआ। लेकिन सागवान को मत भूल जाना, सागवान वैसे नाम से पता चल रहा है शुष्क सागवान वन है, तो सागवान शुष्क सागवान वन में आता है। सेकंड, उत्तरी उष्णकटिबंधीय, इसका कुल वन है 28.38% कुल वनों का। ये कुल वनों का परसेंट है भाई, कुल वनों का परसेंट है। ठीक है, शुष्क या मिश्रित पतझड़, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया था क्या, ओके, फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा नाम है शुष्क या मिश्रित पतझड़। ठीक है, तो फिर यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा नाम ये भी शुष्क या मिश्रित पतझड़। वर्षा चाहिए इनको 50 से 80 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए। और बेसिकली ये ढाक या प्लास वन, धोकड़ा, केर और बांस बेसिकली ये हैं
जगह की आपको याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मत भूल जाना ढाक या +1, धोकड़ा, केर और बांस, ये बेसिकली इसके एग्जाम्पल है। मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि ये इनका परसेंट कितना कौन आते हैं, वर्षा भी कोई खास नहीं है, लेकिन ये मत भूल जाना नंबर 1 ये जो है एक चीज़, और फिर आपकी एक चीज़ ये, ठीक है, ये 2 चीज़ें मत भूल जाना, यानी कि नंबर 1 तो ये परसेंटेज और एक ही एग्जाम्पल, ठीक है, और इनके नाम भी याद रख लेना। तीसरा है उष्णकटिबंधीय धोकवन। उष्णकटिबंधीय धोकवन जो कि कुल वनों का कितना है, कुल वनों का है 58%, ये ज़्यादा होता है। खेजड़ी है, रोइडा है, केर है, बबुल है, बेर है, इनको पानी कम चाहिए, और राजस्थान का लगभग पश्चिमी राजस्थान वगैरह पूरा पानी कम वाला ही है, तो ये बेसिकली हो जाते हैं वहाँ पर 30 से 60 सेंटीमीटर बारिश हो जाए और साल में 2-3 बारिश होगी तो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा है, 58% कुल वनों का है ये। इसमें रोइडा, खेजड़ी, केर, बबुल, बेर ये सब आ जाते हैं, उष्णकटिबंधीय धोक वनों के अंदर आते हैं। नाम याद रखना और ये तीनों बातें याद रखना। फिर उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन जिसको जीरोफाइट्स ही बोलते हैं, अच्छा ये भी याद रखना भाई, जीरोफाइट्स या उष्णकटिबंधीय कंटिलेवन, ये पश्चिमी राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में आते हैं। वर्षा इनको 0 से 30 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इनको, और कुल वनों का 6.26% ये भी वेटेज रखते हैं, ठीक है। और इसमें तो देखो कांटिलेवन सारी आ जाती है, झाड़ियाँ वगैरह, तो इसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें बबुल भी आते हैं, ये बबुल जो है लिखा हुआ ना कि इसमें भी आते हैं, बबुल के कांटे होते हैं, झाड़ियाँ होती है, जिसके भी कांटे होते हैं कंटिले माने जाते हैं, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं इसमें। उपोष्ण कटिबंधीय फिर अर्ध उष्ण कटिबंधीय, ये सदाबहार होते हैं, मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले। इसमें बेसिकली वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, और कुल वनों का 0.39%, या फिर अगर 1% भी आता है कभी कभी लगभग 1% तो भी सही है, ठीक है, दोनों लिख देना। बांस हो गया, जामुन हो गया, सीरस और डिकिल्पटेरा, ये कुछ नाम है। तो ये आपको 4 तरह के वनों के नाम याद रखने हैं जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, पत्ते भी नहीं झड़ते इनके, बारिश थोड़ी ज़्यादा चाहिए वर्षा, और बाकी ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन वेजिटेशन की। वनस्पति का मतलब क्या होता है, वेजिटेशन, और वेजिटेशन की अगर आप बात करोगे तो वेजिटेशन को देखो, सबसे पहले ढाक या +1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब अब आपको मजा आने वाला, हर चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ढाक या +1, ढाक या +1 को कहते हैं जंगम की ज्वाला, ठीक है ना, जंगम की ज्वाला, और बेसिकली कहाँ पर है, राजसमंद में। कहाँ ये ढाक या +1 कहाँ पर होते हैं, राजसमंद के अंदर होते हैं, और जंगम की ज्वाला के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना, ढाक या +1 का वानस्पतिक नेम भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नाम बोल दो चाहे बॉटनी नेम बोल दो, वो है ब्यूटिया मानोस्पेर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ढाक या +1 का क्या नाम है, ब्यूटिया मानोस्पेर्मा। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, ढाक या प्लास, ऐसा मान लो ढाक या प्लास ब्यूटी होती है, सुंदर होती है, ढाक या प्लास, तो नाम याद आ जाएगा, क्योंकि ब्यूटिया नाम से एक ही आएगा, आप आराम से पहचान लोगे। ब्यूटिया ये ऐसा नहीं आता ऑप्शन, इतना मत सोचो, इतना डीप ही नहीं आता। ब्यूटिया मानोस्पेर्मा तो आराम से पहचान लोगे। नंबर 2 खेजड़ी, जिसकी मैं आपको पहले जो है PhD करवा चुका, लेकिन फिर भी खेजड़ी से बहुत रिपीट क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। पहली बात तो जैसे कि ये जंगम की ज्वाला है, वैसे इसका खेजड़ी का भी नाम है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, गौरव वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, शमी वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष जो कि 31 अक्टूबर 1983 को घोषित हुआ था, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम प्रोसेपिस सिनेरेरियो, जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रोसेपिस सिनेरेरियो। और इसकी जो फली होती है आप लोगों ने भी खाई होगी, केर सांगरी की सब्जी बहुत ही शानदार होती है, तो सांगरी, इसकी फली को सांगरी कहते हैं। और जो इसका वो कहते हैं ना सूख जाती है पत्तियाँ, उसको लूंग कहते हैं, ठीक है, जो बकरियाँ खाती है। तो सिंपल है, मैंने पहले आपको बता चुका है, आप सब जानते भी हो। उसको पत्तियों को लूम या फिर कभी कभी लौंग भी कह देते हैं, वो भी आप जानते हो, जो बकरियाँ वगैरह उसका चारा खाती है। फिर खेर का वानस्पतिक जो नेम है वो होता है अकेशिया कटेचू, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अलग से जो डिफरेंट कुछ चीज़ें मैंने जो भी छांटी सिलेक्टेड है, वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन सिलेक्टेड चीज़ें हैं। वानस्पतिक नाम है अकेशिया कटेचू, खेर का वानस्पतिक नाम है अकेशिया कटेचू। और जो अपने पढ़ा था कथोड़ी जनजाति है ना, तो कथोड़ी जाति के जो जाति है ना, वो खेर वृक्ष के तने की छाल से ही तो कत्था तैयार करती है, ठीक है ना। अपने कहा कि कथोड़ी जाति कत्था तैयार करने की वजह से या कत्था तैयार करने में माहिर होती है, इसलिए वो कथोड़ी कहा जाता, बात सही है। लेकिन वो कथोड़ी जाति जो कत्था तैयार करती है ना, वो खेर वृक्ष ही होता है। वो खेर वृक्ष के तने की जो छाल होती है ना, उस छाल से कत्था तैयार करती है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी जनजाति से रिलेटेड है, मतलब कि एक संस्कृति को बिलोंग करता है।
और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गर्मी के टाइम पर आपको याद आती होगी इसकी। खस एवं पामरोजा या फिर रोशा, खस एवं पामरोजा या फिर रोशा, ये एक घास है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये घास है लेकिन शरबत व इत्र बनाने के काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरबत में जो खुशबू आती है ना, कहते हैं खसखस, वो खस, तो ध्यान रखना शरबत व इत्र बनाने के काम आती है। बेसिकली ये घास है और ये सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर के अंदर ये उगती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर, देखो बताओ कितना बड़ा नॉलेजेबल टॉपिक है। हाँ सांगा ये था सब पढ़ लिया, लड़ाई झगड़े सब पढ़ लिए, इतिहास बहुत पढ़ लिया, ये चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी, जो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन इंटरव्यू में, आगे जाकर सिविल सर्विसेज में आगे जाके प्रिपरेशन करोगे तो ये चीज़ें बहुत पूछी जाती है। वो ये जानना चाहते हैं कि आप धरातल पर कितने, मतलब धरातल का नॉलेज कितना है, ठीक है। फिर बांस की मैं अगर बात करूं तो बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का हरा सोना। वानस्पतिक नाम याद कर लेना, बम्बूसा वुल्गरिस, बम्बूसा वुल्गरिस। और आबू बांसवाड़ा उदयपुर, आबू बांसवाड़ा उदयपुर के अंदर बेसिकली बांस जो है ज़्यादा उगता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपना। अगला रोइडा, रोइडा के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका। मारवाड़ टीक कहते हैं इसको। राज्य पुष्प जैसे खजड़ी हुई थी उसी टाइम ये हुआ था 31 अक्टूबर 1983 को। और मरु शोभा है के नाम से भी जाना जाता है रोइडा। मरु की शोभा मतलब मरु, भाई मारवाड़ के अंदर ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में उगता है तो उस मरु बोलते हैं उस क्षेत्र को, मरु की शोभा है ये, ठीक है। मरुस्थल का सागवान है, इसकी लकड़ी बहुत तगड़ी होती है, जल्दी से इसको जो जानवर नहीं काटते और इसलिए इसके जो है फर्नीचर बनाए जाते हैं, बहुत महंगी होती है भी, इसलिए इसको मरुस्थल का सागवान कहते हैं। वानस्पतिक नाम है टिकोमेला अंडुलोटा, मैंने आपको पहले याद करवा दिया था, टिकोमेला अंडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है। ये थे 6 मेन वनस्पतियाँ जो बहुत मोस्ट है, 6 की 6। अब कुछ और फैक्ट है, बीच बीच फैक्ट डाल दूंगा। गोंद के लिए प्रसिद्ध पूछे तो बाड़मेर जगह ना, बाड़मेर में जगह पड़ती है चौहटन, वो गोंद जानते हो, लड्डू जब बनाते हैं तब भी गोंद डाला जाता है, गोंद है ना, गोंद के लड्डू, तो गोंद के लिए प्रसिद्ध है चौहटन बाड़मेर, ठीक है। दूसरा लीलोन या सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। और ध्यान रखना ये जो बॉर्डर के ऊपर उगती है घास, लीलोन या सेवण घास, ये लीलोन या सेवण घास जो है ना वो गोडावण की प्रजनन स्थली है। जो गोडावण पक्षी है ना वो सिर्फ इसी घास में ना अंडा देता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोडावण की प्रजनन स्थली मतलब किसे माना जाता है? लीलोन घास को या फिर सेवण घास को, जो कि जैसलमेर के अंदर उगती है, ध्यान रखें, क्योंकि ये जो गोडावण है वहीं पर अंडा देता है। अगला चंदन वन, चंदन वन कहाँ पर उगते हैं? बेसिकली हल्दीघाटी खमनोर में और देलवाड़ा सिरोही में, वेरी इंपॉर्टेंट, खमनोर उदयपुर हल्दीघाटी और देलवाड़ा सिरोही, यहाँ के चंदन वन यहाँ पर उगते हैं। चंदन बहुत महंगी लकड़ी होती है, आप सब जानते ही होंगे। तेंदू, तेंदू को कहा जाता है वागड़ का चीकू, वागड़ का चीकू, क्योंकि तेंदू का कलर एक तरीके से चीकू जैसा होता है। भाई चीकू का कलर कैसा होता है सब जानते होंगे, बस वैसा ही जो कलर तेंदू का होता है। और तेंदू से बीड़ी बनती है, मैंने बड़ी लिख दिया क्या? तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी, ठीक है ना, बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू से हालांकि हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन बनाई जाती है, और वो भी राजस्थान के दक्षिणी भाग में, दक्षिण राजस्थान में। अब आपने सुना होगा एक फैक्ट, जहाँ पर पान उगते हैं, जो अब कुछ खूब लोग क्या सोचते हैं कि सर ये जो पान बनाते हैं वो पीपल का पत्ता होता है। ये पीपल का पत्ता नहीं होता है, ध्यान रखना, पान अलग से होता है, पान का पत्ता अलग होता है। और पान के खेत को कहा जाता है बजेड़ा, बजेड़ा, जहाँ पर पान उगते हैं ना, ये पान के पत्ते अलग होते हैं। आपको लगता है कि पीपल के पत्ते हैं, फिर तो पीपल का पत्ता थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है, और उसमें जब निकालते हैं दूध जैसा निकलता है, वो खारा होता है, वो नहीं होता है। पान का खेत अलग से, पान की खेती होती है, और ये अपन ने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो पान के खेत को क्या कहते हैं? बजेड़ा। ये भी हमारी वनस्पति से लिंक है, इसलिए पढ़ना है। और जंगल की सुंदरता को बोलते हैं आर्किड, आर्किड बोला जाता है जंगल की सुंदरता को, जंगल की, ठीक है। ये भी सिलेक्टेड है, कुछ फैक्ट है, याद कर लेना। अब मैं बात करता हूँ वन्य जीवों की। वन्य जीव भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे फैक्ट है कि हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व बेसिकली 3 है, लेकिन कभी 4 भी आ जाए, 3 या 4 दोनों याद करना, वैसे 4 भी है, अंश तो वैसे 4 ही होगा, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, अभी आगे लिखाऊंगा, इनको लिखाऊंगा आगे, इसको भी लिखाऊंगा। वन्य जीव अभयारण्य नहीं याद करना, सिर्फ 27 इतना याद करना है। वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कितने? 27, दैट्स इट। कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि जिनको बचा के रखना है, कंजर्व करके रखना है, सुरक्षित रखना है, वरना खत्म हो जाएंगे, वो 15 थे, लेकिन 31 मार्च 2023 तक ये 22 हो गए हैं, ठीक है। ये इसका फैक्ट नहीं आया, बाकी वही फैक्ट है, तो दोनों लिखना है। 15 थे लेकिन 31 मार्च 2023 तक 22 हो गए। नवीनतम पूछे
तो एक तो आमागढ़ जयपुर, जो मीणाओं का गढ़ हुआ करता था पहले, ठीक है, आमागढ़ जयपुर, और दूसरा है रामगढ़ कुंजी सुनवास। रामगढ़ कुंजी सुनवास 12 के अंदर है। ये दोनों नवीनतम है, वैसे बिल्कुल नवीनतम, हालांकि 15 के बाद में 7 बन गए, लेकिन ये बिल्कुल न्यू है। आमागढ़ जयपुर फेमस है, पक्का याद कर लेना। आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जहां पर कहते हैं ना आखेट का मतलब होता है शिकार करना बिल्कुल निषिद्ध है, वो 33 क्षेत्र ऐसे याद नहीं करने। 5 जंतुवाले हैं, 5 जंतुवाले, और 5 जंतुवाले में लिख दिया है, ये रहा 5 जंतुवाले, वो है आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। बस सिलेक्टेड चीज़ें याद करनी है। जियो पार्क है 4, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। बायोलॉजिकल पार्क है 4, बस इतना याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना। वन्य जीव अधिनियम, भाई जैसे आप कहते हो कि सर अपन सुनते भी कि शिकार करना बिल्कुल इलीगल है, शिकार नहीं कर सकते आप, ये कौन कहता है? ये एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, कौन सा, क्या नाम है उसका? वन्य जीव अधिनियम 1972। इसके तहत शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित है, आप शिकार नहीं कर सकते। वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित हो चुका है, उसके बाद में कोई शिकार नहीं कर सकता, वो इलीगल है, जेल की हवा खानी पड़ेगी, और हो सकता है कि लंबी भी खिंच जाए। अब ये याद रख लेना, साइड में कहीं लिख लेना, वन्य जीव अधिनियम 1972, शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंध, ये अधिनियम कहता है। अगला फैक्ट, छोटा मोटा फैक्ट है, राज्य पशु चिंकारा है, जो कि 1981 में घोषित हो गया था, लेकिन ऊंट को भी अब राज्य पशु का दर्जा मिल गया है सितंबर 2014 से, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य पक्षी गोडावण है, इसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आपको पता, पहले बता चुका मैं। 1981 में भी ये मतलब हमारा राज्य पक्षी बन गया था, और इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी हो चुका है 1980 के अंदर गोडाउन के ऊपर, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, 3 बाघ परियोजनाएं वेरी मोस्ट है, जो मैंने आपको यहाँ कहा था ना कि मैं लिखवा दूंगा, ये बाघ परियोजना है, ठीक है। बाघ परियोजना बोल दो चाहे टाइगर रिजर्व बोल दो, बात एक ही है। पहला रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये राज्य की पहली, ध्यान रखना, राज्य की पहली जो है परियोजना, बाघ परियोजना 1973 में ये परियोजना का स्थापित हुई थी। जिले कौन से? जिले पूछे कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व किन जिलों में मतलब बात पड़ती है, तो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, 4 जिले इसके अंदर आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। नंबर 2 सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसमें जिले कौन से हो जाएंगे? अलवर, भरतपुर। बस इतना सा फैक्ट है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व राज्य की फर्स्ट है, 1973 में स्थापित है। सरिस्का अलवर, भरतपुर हो गया, मुकंदरा हिल्स कोटा, बूंदी, झालावाड़ हो गया, ये 3 है। मुकंदरा हिल्स हो गए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जिले हो गए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट जिले जरूर याद रखना। फिर आते हैं 3 राष्ट्रीय उद्यान, मैंने आपको यहाँ लिखाई थी बात, राष्ट्रीय उद्यान 3, तो देखो 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। पहला वापस हुए रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर, फर्स्ट, राज्य का फर्स्ट, देखो ये मैंने लिखा फर्स्ट, वह सबसे बड़ा, प्रथम, राज्य का प्रथम ये राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा भी है। इसमें क्या आकर्षण का केंद्र क्या? मगरमच्छ बहुत है इसमें, तो आकर्षण का केंद्र है मगरमच्छ, ठीक है, ओके। सेकंड, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसका दूसरा नाम घना पक्षी अभयारण्य भी है, सुन रखा होगा आपने, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर के अंदर है, लेकिन ये सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा है। 1985 के अंदर, 1985 के अंदर यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल भी कर लिया है, क्योंकि ये सबसे छोटा है। 1981 में इसे रामसर साइट, जो कि इंडिया की रामसर साइट के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है, मतलब वो साइट है जहाँ पर ये सबसे छोटा है, खत्म होने के कगार पे इसको बचाया जाए, ठीक है, वो चीज़ होती है, इसलिए इसको साइट में शामिल कर लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, घना पक्षी उद्यान है, वो पक्षियों का स्वर्ग है, स्वर्ग। कभी देखेंगे अपन इसको, मैं कभी चलेंगे इस पर व्लॉग बनाएंगे, पक्षियों का स्वर्ग है। एग्जाम्पल कौन कौन से पक्षी? साइबेरियन सारस है या क्रेन यहाँ पर आते हैं बेसिकली, ठीक है, पक्षियों का स्वर्ग है। और तीसरा, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है, इसे याद रखना ना। बात करते हैं मुकंदरा हिल्स की, तो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये अपने राष्ट्रीय उद्यान बना था 9 तारीख, पहला महीना 2012 को, 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा घोषित हुआ। कोटा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अगला, मुख्य वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला, राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसा पूरा नाम है, लेकिन आपको इतना सा याद हो जाएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो देखो ये जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जिले तो जैसलमेर बाड़मेर, लेकिन सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ा अगर अभ्यारण्य है, जीव अभ्यारण्य, तो वही है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है।
3112 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बेसिकली अगर अपन बात करें वन्य जीवों की कौन कौन से यहाँ पर, तो गोडाउन और चिंकारा यहाँ पर ज़्यादा है, गोडाउन और चिंकारा। नंबर 2 सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, जिस पर अपन व्लॉग बना चुके। यहाँ पर एक्चुअली मैंने आपको बंदर दिखाई थी, उस व्लॉग के अंदर हम देखा होगा। तो रिसस बंदर के लिए फेमस है, और रिसस बंदर की एक कहानी भी क्लास 10th पढ़ी थी। सबसे पहले रिसस बंदर के ऊपर उसका प्रैक्टिकल किया गया था, याद करना। खैर उस पर नहीं जाना, याद नहीं तो कोई बात नहीं। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर के अंदर है और रिसस बंदर के लिए फेमस है। ये जगह जरूर ध्यान रखना कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर बाड़मेर जिलों में है, ये किसके लिए फेमस है, गोडावण चिंकारा, गोडावण और चिंकारा के लिए। वैसे ही सरिस्का वन्य जीव अलवर के अंदर ये किसके लिए फेमस है, तो आपका आंसर होगा रिसस बंदर के लिए। वैसे ही सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ये चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, ये उड़न गिलहरी, चौसिंगा और चीतल इन वन्य जीवों के लिए फेमस है। उड़न गिलहरी, चौसिंगा और चीतल के लिए फेमस है कौन, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, सिरोही के अंदर माउंट आबू आपको बताइए, और जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। जंगली मुर्गे यहाँ के बहुत फेमस है, सुन रखा होगा आपने। और लास्ट पांचवा है वो है आपका ताल छापर, जो कि चूरू में पड़ता है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये कुछ फैक्ट थे। अब छोटे मोटे फैक्ट 2-4 और लिखा देता हूँ कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हरे कबूतर या ग्रीन पिजन या फिर हरियल या हारिल, ये सारे इसी के नाम ही है, इस कबूतर के नाम है हारिल, हरियल, ग्रीन पिजन, हरिल, हारिल सब है ना। एक तो पुष्कर अजमेर के ये मतलब वहाँ के फेमस है, और एक थावड़ा गांव पड़ता है नागौर में। इन 2 जगह के हरे पिजन या हरे कबूतर या हरियल या हारिल वेरी इंपॉर्टेंट है, फेमस है। ठीक है। एक गागरोनी तोता के बारे में सुना होगा, जो इंसानों जैसी आवाज़ निकालता है, सुन रखा होगा, इंसानों की कॉपी करता है, नकल करता है। गागरोनी तोता झालावाड़ का फेमस है। इसे हीरामन तोता या फिर हिंदुओं का आकाश लोचन या फिर टुईया तोता भी कहा जाता है, झालावाड़ का फेमस है। इसके नाम भी याद रखना, हीरामन तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन और टुईया तोता। ये गागरोनी तोता जो इंसानों जैसी बोली बोलता है, हीरामन, झालावाड़। ठीक है। और मैं बात करूं आगे, देश की पहली या एशिया की सेकंड खजूर पौधशाला कहाँ पर स्थापित हुई है, तो वो ये अपने चौपासनी जगह पड़ती है जोधपुर में, वहाँ पर देश की पहली और एशिया की सेकंड खजूर पौधशाला। ठीक है, खजूर। राजस्थान राज्य जैव विकास बोर्ड की स्थापना हो चुकी है, कब, 2010 में हुई थी, 14 सितंबर। एक अभी नई ताज़ा औषधियाँ मतलब योजना चली थी, घर घर औषधि योजना, सुना होगा आपने, 2021 के अंदर के अशोक गहलोत के टाइम से ये घर घर औषधि योजना 2021 में चालू हुई। इसमें 4 तरह की बेसिकली औषधियाँ भी, ये तो बहुत बार पूछा गया, सब इंस्पेक्टर एग्जाम पूछा गया था कि जो घर घर औषधि योजना उसमें कौन कौन से औषधि आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो 4 तरह की औषधि है, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय, ये है ना, गिलोय और आपके कालमेघ। ठीक है, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ 4 तरह की औषधियाँ हैं जो घर घर औषधि योजना चालू हुई थी 2021 में, उसके अंदर। फिर काजरी, वेरी फेमस है भाई, काजरी जगह के अंदर ये मरु अनुसंधान संस्थान। ठीक है, 1952 में स्थापना हुई इसकी, जोधपुर के अंदर। ठीक है, बेसिकली वहाँ पर जो कहता है ना गोयरा वगैरह प्रजाति, जो भी जिसका मतलब ये वो चीज़ें जहाँ पर प्रजातियाँ खत्म होने जा रही है, उनके लिए रिसर्च किया जाता है, उनको बचाया जाता है। गोयरा सुना होगा, गोयरा प्रजाति जो लोग देखते ही मार देते हैं बेचारे को, तो उसको बचाने की भी योजना इस काजरी में ही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये आफरी, ये भी जोधपुर में ही है, 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई। आफरी भी जोधपुर में और काजरी भी जोधपुर में, काजरी 1952 में, आफरी 1985 में, याद रखना। और कुछ बातें, मृगवन डियर पार्क, मैंने आपको एक व्लॉग में दिखाया था, डियर पार्क, अशोक विहार तो दिखा दिया था जिसमें बारहसिंह वगैरह है। ये डियर पार्क अशोक विहार है, जब मतलब जहाँ पर हिरणे रहती हो, हिरणे, डियर पार्क किसे बोलते हैं, हिरण हो। तो अशोक विहार जयपुर जो मैं दिखा चुका आपको व्लॉग में, एम सीरीज ऑफिशियल चैनल के ऊपर। संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर, अमृता देवी जोधपुर, पुष्कर मृगवन अजमेर, चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़, जैसा नाम वैसा ही है, सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर। ये 7 आपको याद रखने हैं जो डियर पार्क है, मृगवन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। 6 टॉपिक लाइन वाइज पूरे कर चुके हैं, कंटिन्यू सीरीज चल रही है, जनसंख्या कर ली, फिर अपने पशुपालन कर लिया, ठीक है,
लाइव स्टॉक जिसे बोलते हैं, फिर अपने परिवहन कर लिया, फिर अपने कृषि कर ली, ठीक है, उसके बाद में ऊर्जा को टॉपिक, और आज अपना हो गया ये वन एवं वन्य जीव। 6 टॉपिक वेरी मोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल एक नया टॉपिक मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से, हमेशा पर डे टॉपिक ये राजस्थान जीके के अंदर ही आते हैं। राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ होने वाला है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और मॉर्निंग से वापस आपके जो है राजस्थान जीके क्लास वापस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 2 दिन से नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने आपको बीच में रीजनिंग का सोपड़ा साफ कर दिया। तो राजस्थान जीके की मॉर्निंग वापस क्लास स्टार्ट है, वही ठीक अपने 9 बजे 9 AM के ऊपर क्लास होगी, और 10 AM के ऊपर आपका हिंदी का टेस्ट होगा, और शाम को 9 PM के ऊपर रीजनिंग का टेस्ट होगा। ये सिस्टम चलता रहेगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो, और दिन में एक क्लास हो जाएगी जो हमेशा होगी, इस एज ए टॉपिक होगी, ठीक है। बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है, और ये टॉपिक वो टॉपिक जो हर कोई नहीं करवा सकता, हर कोई करवाता भी नहीं है, क्योंकि मज़ा इसमें आता नहीं, कहानी आती नहीं इसके अंदर, फैक्ट है। इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको पढ़नी है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। ओके।